और ये दादाजी नानाजी पिताजी वाली चीज़ें जो आपको पता है ना कि ये जो पहले शेयर खरीदते थे अब इतने हो जाते हैं, तो वो एक फ्यूचर देखते हैं। इसलिए शेयर बाज़ार के अंदर जो व्यक्ति फ्यूचर की तरफ अपनी नज़र आज देख कर करेगा, ऋण दिया। देखो सर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो इस तरीके से जो ऋणदाता होता है ना, पहले भैया उनको कुछ मिलने की स्थितियाँ होती हैं। हमारी तो बात की करेंगे यस बैंक की। यस बैंक काफ़ी चर्चित बैंक बनता जा रहा है क्योंकि जापान का पहला 20% का हिस्सेदारी वाली न्यूज़ आपने सबने देखी, SMBC वाली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सरकार 2047 तक कुछ परमाणु ऊर्जा के लिए कर रही है और करीब करीब 10 संयंत्र जो हैं ताप यानी कि जो कोयले से आधारित होते हैं उसको बंद करके परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में बदलने की स्थितियों को देख रही है। देखो सर, ये जो स्थितियाँ होती हैं ये आपको फ्यूचर दिखा रही है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। MTL फिर चूक गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। और MTL आपको पता ही है काफ़ी BSNL के साथ जो वर्क 4G के लिए कर रहा है और दोनों की जुगलबंदी से आगे चौथी जो कंपनी है यानी कि 4G और 5G में चलने के लिए तैयारी कर रही है, वो डिफ़ॉल्ट हुआ। उसके बारे में बात करेंगे। SMBC के बाद अब SMFG यस बैंक के अंदर स्टेक वाली न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को भी समझेंगे, पहली न्यूज़ आई थी उसको भी हम समझ कर चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार कुछ ताप विद्युत उनकी पहचान कर रही है संयंत्रों के, उनको बंद करके परमाणु ऊर्जा की तरफ बदलने जा रही है। इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने की चीज़ें अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो सर, आपने सुना होगा कि किसी के दादाजी ने पहले शेयर खरीदे थे, वो आज इतने करोड़ों अरबों रुपयों के हो गए। किसी के पापा जी ने खरीदे थे या किसी ने बहुत साल पहले ख़रीद लिए थे, अब वो इतने ज़्यादा शेयर हो गए हैं। ये क्या चीज़ दर्शाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के दादाजी ने उस वक्त शेयर खरीदे थे तो क्या आंख बंद करके ख़रीदे थे या फिर उस कंपनी का आंकलन करके ख़रीदे थे? भाई, जो दूर की दृष्टि से देखता है असल में विजेता वही रहता है, और जो तेज़ी की दृष्टि से देखता है वो कभी भी विजेता नहीं रहेगा। जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि उसके पापा, उसके दादा, उसके नाना, उसके मामा, उसकी ये जिसने भी शेयरों को ख़रीदा वो आज इतने सारे हो गए, तो भैया उन्होंने उस चीज़ को परखा था और उस वक्त भी ऐसी न्यूज़ आती होंगी जिससे उस कंपनी के बारे में उनको सोचने में मजबूर होना पड़ता था। क्यों बता रहा हूँ? पावर का ज़माना है। पावर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है नवकरणीय ऊर्जा खिलखिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके भी लक्ष्य हैं 2030 के, फिर आगे के, फिर बीच में परमाणु ऊर्जा आया और परमाणु ऊर्जा के अंदर आपको देखने को मिला है कि 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता परमाणु ऊर्जा के अंदर कौन देख रहा है? भारत देख रहा है। और जब इस तरीके से भारत इस ऊर्जा को देख रहा है तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है कि जो पावर वाली कंपनियां हैं जो परमाणु ऊर्जा की तरफ वर्क कर रही हैं वो एक फ्यूचर दिखा रही है। इस चीज़ को मैंने इसलिए आपको समझाया कि अगर आज हम फ्यूचर को नहीं समझेंगे तो फ्यूचर के बाद जब चीज़ें होंगी उसमें हम बड़े धोखे खा जाएंगे। इसलिए तेज़ी के चीज़ों में किसी के कहने पे शेयरों को खरीदने बेचने की नीति से हटो, फ्यूचर की दृष्टि आप देखनी पड़ेगी। क्यों बता रहा हूँ? चीज़ों को समझो। 2047 तक 10 पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को परमाणु ऊर्जा इकाइयों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार ने 10 पुराने या बंद पड़े ताप विद्युत संयंत्रों की पहचान की है ताकि उन्हें परमाणु ऊर्जा इकाइयों में बदला जा सके। यहाँ क्या आ रहा है? ताप ऊर्जा आ रहा है। वैसे कोयले की जो चीज़ें हैं 10 तक जाने वाली नहीं है, फिर भी इस चीज़ से हमें पता लग रहा है कि 10 पुराने बंद पड़े या ताप विद्युत संयंत्रों की पहचान की सरकार ने। ये कदम केंद्र सरकार के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। चीज़ों को समझो। अभी वर्तमान में हमारी जो परमाणु ऊर्जा की क्षमता
8.8 गीगावाट है और 100 गीगावाट इसको करना है 2047 तक। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमें फ्यूचर दिख रहा है। ये न्यूज़ बड़ी गंभीर है, गंभीर लोगों को समझ में आएगी। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विभिन्न राज्यों में 10 स्थलों की शॉर्ट लिस्टिंग अभी प्रारंभिक है और अंतिम निर्णय स्थल चयन समिति, जिसमें भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के सदस्य भी शामिल है, द्वारा निरीक्षण के बाद लिया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि इनमें से एक स्थल गुजरात स्थित वनकबोरी ताप विद्युत संयंत्र का एक टीम पहले ही दौरा कर चुकी है। इस स्थल पर 210 मेगावाट की 7 इकाइयां हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पुराने ताप विद्युत संयंत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परिवर्तित करने का मुख्य लाभ भूमि, जल और प्रेषण लाइनों की मौजूदा उपलब्धता है। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले परमाणु संयंत्रों के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में निषिद्ध क्षेत्र चिन्हित करने और सार्वजनिक आवास पर प्रतिबंध लगाने जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक होगा। अधिकारी ने कहा कि अधिकारी ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय परिवर्तित ताप विद्युत इकाइयों में आकार और संशोधन की उपलब्धता के आधार पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने सहित परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न तरीकों का मूल्यांकन कर रहा है। देखो ये न्यूज़ आपको मैंने परमाणु ऊर्जा की तरफ तो बताई है, पर इससे चीज़ों को समझो कि जब हम फ्यूचर की स्थितियां न्यूज़ के द्वारा देखते हैं तो हमेशा वो फ्यूचर ही होता है। ज़रूरी नहीं कि हमें परमाणु ऊर्जा की तरफ ये स्थितियां देखनी है। मैं आपको एक उदाहरण दिया है कि जिनके भी दादाजी पिताजी ये चीज़ें खरीद कर बैठते हैं तो वो एक आंकलन करते हैं। उस न्यूज़ को आपको समझना है, उस कार्य को आपको समझना है, इस चीज़ को आपको अलग अलग सेक्टर के अंदर लगाना है, देखना है कि क्या क्या कंपनी फ्यूचर के लिए कर रही है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है ताप तो होगा कम फ्यूचर में और नवकरणीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करेंगे एमटीएनएल की, और एमटीएनएल के ऊपर काफ़ी कर्जा है और वो बार बार डिफ़ॉल्ट हो जाता है और उसका कंपनी का शेयर भी आता है, ये आपको बता दूं। एमटीएनएल जून 2025 तक 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 8,585 करोड़ के मूलधन और ब्याज भुगतान में चूक कर गई। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार सभी 7 बैंकों पर बकाया मूलधन 1,868.61 करोड़ रुपए था। आज की न्यूज़ है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल ने 15 जुलाई को कहा कि उसने 25 जून तक 7 सरकारी बैंकों के करीब 8,585 करोड़ रुपए के मूल धन और ब्याज भुगतान में चूक की है। ये जानकारी एक्सचेंजों को दी गई है। ऋणदाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये वो सारे बैंक हैं जिन्होंने इसको ऋण दिया। देखो सर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो इस तरीके से जो ऋणदाता होता है ना, पहले भैया उनको कुछ मिलने की स्थितियाँ होती हैं, हमारी तो बात की स्थितियाँ पैदा होगी, वो भी होती ही नहीं होती। तो समझिए, जिस भी कंपनी के अंदर आपको कुछ नाजुक स्थितियाँ लगें तो उसके अंदर आपको गंभीर होना चाहिए और अपनी स्थितियों को अपने अनुसार उस उद्देश्य के साथ लगाना चाहिए कि कंपनी सुचारू कब होगी, है ना। कोई कंपनी ख़राब है भैया, बाद में सही भी हो सकती है। फिलहाल न्यूज़ नेगेटिव है, इसको आपको समझना। अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक काफ़ी चर्चित बैंक बनता जा रहा है क्योंकि जापान का पहला 20% का हिस्सेदारी वाली न्यूज़ आपने सबने देखी, एसएमबीसी वाली। फिर बाद में उसके अंदर अलग अलग नीतियाँ चली हैं, वो भी न्यूज़ ठंडी होगी, लेकिन यस बैंक के अंदर शेयरों में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो न्यूज़ बहुत गंभीर थी क्योंकि वहाँ पर 20% के प्रमोटर वाली स्थितियाँ थी। उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी निर्णय होंगे आरबीआई के बाद में, तो इसलिए वो ठंडी हो गई। उसके फ़र्क भी उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा कि ऐसा कि भैया 30 रुपये तक शेयर चले जाए। फिर आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को अगर आप समझे तो यस बैंक के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट में कहा गया कि जापान की SMFG $1.1 बिलियन के निवेश पर नज़र रख रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार SMFG अमेरिकी निवेश फंड कार्लाइल ग्रुप और अन्य अल्पसंख्यक शेयरधारकों से भारतीय निजी ऋणदाता में लगभग 5% हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। जो बड़े बड़े ग्रुप कंपनी के अंदर स्टॉक लेके बैठे हैं उनसे करीब ये 5% की हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। 15 जुलाई 2025 की ये न्यूज़ है। 15 जुलाई को यस बैंक के शेयरों में 30% से अधिक की तेजी आई जब एक रिपोर्ट में कहा गया कि जापानी ग्रुप
SMFG निजी ऋणदाता में करीब करीब $1.1 बिलियन का अतिरिक्त निवेश करने पर विचार कर रहा है। कंपनी के शेयर दिन के उच्चतम स्तर 20.65 रुपये पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग ने मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से बताया कि देखो सर, यहाँ भी मामले से वाकिफ सूत्र आ गए हैं, और जब सूत्र आ जाते हैं तो भैया थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए कि ये न्यूज़ वाकई सही है या नहीं है। SMFG अमेरिका निवेश फंड, कार्लाइल ग्रुप और अन्य अल्पसंख्यक शेयरधारकों से भारतीय निजी ऋणदाता में लगभग 5% हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि SMFG विकास को बढ़ावा देने के लिए यस बैंक द्वारा जारी लगभग 68 करोड़ डॉलर मूल्य के परिवर्तनीय बॉन्ड भी खरीद सकता है। ये तब हुआ है जब समूह की बैंकिंग शाखा SMBC ने SBI से करीब करीब 13.19% और अन्य बैंकों से करीब करीब 6.81% की कुल हिस्सेदारी खरीदने के लिए यस बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका मूल्य 21.5 रुपये प्रति शेयर की दर से 13,483 करोड़ रुपए है। यानी कि ये उसी ग्रुप की कंपनी है जो अब $1.1 बिलियन का निवेश करने की स्थितियां बता रही है। ग्रुप द्वारा कथित तौर पर किए गए निवेश से कुल निवेश राशि $2.7 अरब हो जाएगी, जिसमें SMFG के पास निजी ऋणदाता में लगभग 25% हिस्सेदारी होगी। सूत्रों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बातचीत जारी है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बड़ी गहरी न्यूज़ है, और बड़ी गहरी न्यूज़ ये भी है कि सूत्रों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बातचीत जारी है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं तो मनी कंट्रोल स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आती है ये सूत्रों के द्वारा आती है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर अच्छे चैनल पर आई है, इसका इफेक्ट शेयर के अंदर आज पड़ा है, पर मनी कंट्रोल इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। फिर हम ये न्यूज़ क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि ये न्यूज़ आई है और इससे इफ़ेक्ट पड़ा है, और इसलिए भी कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी तेज़ी वाली न्यूज़ को उस तेज़ी के साथ नहीं लेना कि जब तक कि उसकी पुष्टि ना हो। तो पुष्टि वाली चीज़ों के साथ भी आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो ये न्यूज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। अब बात करेंगे NLC इंडिया, लिंक लाइट वाली पहली कंपनी भारत की है और नवकरणीय ऊर्जा की तरफ काफ़ी स्थिति के साथ आगे देख रही है। कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आई है। इस न्यूज़ को अगर आप समझें तो भैया सरकार इस वित्त वर्ष में OFS के माध्यम से NLC इंडिया में लगभग 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। मार्च 2024 में सफल OFS के बाद दीपम बाजार की स्थितियों के आधार पर दूसरी किस्त पर विचार कर रहा है। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस वित्त वर्ष में NLC इंडिया में लगभग 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली नवरत्न कंपनी में विनिवेश का पहला दौर मार्च 2024 में पूरा हुआ था। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनी कंट्रोल को बताया कि OFS इसी साल पूरी होने की संभावना है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे इसी साल पूरा करने की संभावना है। कैबिनेट का फैसला पहले ही हो चुका है, ये आप समझ कर चलना। एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि सरकार के पास अभी भी 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए बची है। यानी कि जितनी भी इस कंपनी के अंदर सरकार की हिस्सेदारी है उसके अंदर से अभी भी सरकार के पास 5% तक की हिस्सेदारी और बेचने के लिए बची है। अधिकारी ने कहा कि पिछले OFS को अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इस पर विचार कर सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी से शेष लगभग 4% हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल गई है। पिछले साल एक किस्त पहले हो चुकी है। अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि शेष 3 से 5% हिस्सेदारी दूसरी किस्त में बेची जाएगी। NLC इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 72.2% हिस्सेदारी है। तो भैया ये विनिवेश का मौका है जो सरकार OFS की स्थिति के साथ में बता रही है। तो ये NLC इंडिया की तरफ न्यूज़ आई है और NLC इंडिया एक अच्छी खासी कंपनी है जो नवकरणीय ऊर्जा के साथ ताप विद्युत के ऊपर भी अच्छा खासा वर्क करती है, नवरत्न कंपनी है। तो ये न्यूज़ भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही आज तक मैंने बनाया। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। और ये दादाजी नाना जी पिताजी वाली चीज़ें जो आपको पता है ना
कि ये जो पहले शेयर खरीदते थे अब इतने हो जाते हैं, तो वो एक फ्यूचर देखते हैं। इसलिए शेयर बाज़ार के अंदर जो व्यक्ति फ्यूचर की तरफ अपनी नज़र आज देख कर करेगा वो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर बनेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।